सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इसका पिछला वाला वीडियो जितने भी लोगों ने किया होगा, तो उस वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस का जो बेसिक्स है और न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, चाहे डाइजेशन बोलो और कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, जैसे हेटेरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, होलोजोइक, ये सारे हम लोग बहुत अच्छी तरह से कवर किए थे। ठीक है। और इस वाले वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली कवर करेंगे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जा रहा है। मैं कम से कम टाइम में पूरा डिटेल आपको क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है। इतना मान के चलिए, अगर ये वीडियो आपने कर लिया तो रेस्पिरेशन के मतलब पोर्शन से किसी भी रेफरेंस बुक, कहीं पे भी, किसी भी यूट्यूब चैनल की आपको हेल्प नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। सिंपल मेरी बात को गौर करो जो मैं बोल रहा हूँ। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे देखो लिखा है बर्निंग ऑफ फूड, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एंड फूड जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या निकलता है? उससे निकलेगा एनर्जी। देखो यहाँ पे लिखा है जेनरेट द एनर्जी। सिंपल सी बात समझ में आ गया कि फूड ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी निकलेगा। और ये जो एनर्जी है यही हमारे लिए नीडेड होता है। क्यों? क्योंकि हमको लाइव प्रोसेसेस करना है। तो जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा है तो मुझे ये बताओ कमेंट करके कि लाइव प्रोसेस का मतलब क्या है। सिंपल मीनिंग समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और जिसमें से एनर्जी निकलता है। क्लियर? और इसको हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन का जो सिंपल मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब जब हम गैस को एक्सचेंज करते हैं तो उसको भी हम लोग कभी कभी रेस्पिरेशन बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पर्सन है, यहाँ पे ये फूड लिया और जो फूड था उसके बॉडी में ब्रेक होके ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुआ। कैसे क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो। तो ये जो रेस्पिरेशन है उसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्कूल में तो पढ़ा होगा थोड़ी बहुत। ठीक है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होगा तुम्हारा O2 के प्रेजेंट में, मतलब जहां पे भी O2 प्रेजेंट होगा, ठीक उसी में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक कहाँ पे होगा? एनारोबिक होगा O2 के एब्सेंस में। ठीक है। मतलब इसको होने के लिए O2 का प्रेजेंट होना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जो लैक्टिक फर्मेंटेशन क्या है, अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या है, ये हम आगे देखेंगे। क्लियर बात? रेस्पिरेशन जो है जहां पे फूड क्या होता है हमारा ब्रेकडाउन होके एनर्जी निकलता है, उसको हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये O2 के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जो O2 के एब्सेंस में होता है। क्लियर इतना बात? इसमें तो कोई इतना घबराने वाली चीज है नहीं। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एरोबिक, एनारोबिक। यहाँ पे देखो सिंपल टर्म में बहुत अच्छी तरह लिखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर एनर्जी टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन टू कार्बन डाइऑक्साइड, रिक्वायर ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन रिक्वायर करता है ग्लूकोज को ब्रेक करने में एंड कन्वर्ट करने में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें सिंपल टर्म क्या समझे कि जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, उसमें जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होके हमारे पास निकलता है CO2 एंड वाटर, एंड उसके साथ क्या होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी निकलता है। क्लियर बात? ठीक है। एंड यहाँ पे देखो लिखा है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें जो एनर्जी निकलेगा उसका वैल्यू हाई होगा एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखो व्हाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट यूज ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता एंड ग्लूकोज को इनकम्प्लीट ब्रेक करता है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेक कौन करता है, एरोबिक या एनारोबिक? ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेक करता है कौन? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? ग्लूकोज को इनकम्प्लीट ब्रेक करता है। जब इनकम्प्लीट ब्रेक करेगा ना तो ग्लूकोज से निकलेगा लैक्टिक एसिड, कुछ कुछ केस में निकलता है, और कुछ कुछ केस में इथेनॉल निकलता है। ठीक है। हम आगे देखेंगे लैक्टिक एसिड कहाँ निकलता है, इथेनॉल कहाँ निकलता है। इतना बात क्लियर है? सिंपल टर्म में एक मिनट में समझा देता हूँ कि एरोबिक जो है वो O2 के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो है वो O2 के एब्सेंस में होता है। ठीक है। और एरोबिक में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, जबकि एनारोबिक में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता था। और एरोबिक में क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। सिंपल क्लियर बात? ये देखो एरोबिक है, यहाँ पे एनारोबिक है। एरोबिक में निकला CO2 एंड H2O, यहाँ पे देखो लैक्टिक एसिड निकला। क्लियर बात? इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देखो देन ग्लाइकोलिसिस।
देखो ये तुम्हारे बुक में नहीं है, तुम ऐसा सोच रहे होगे, तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे बुक में नहीं है, हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों, पर ये तुम्हारे बुक में है। कहाँ पे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग पढ़े ग्लूकोज। उसका सिंबल क्या था बताओ कमेंट सेक्शन में। उसका सिंबल है C6H12O6, ठीक है। और ये जो C6H12O6 है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भी 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन भी गिन लो, ये 12 होंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक्चुअली है ग्लूकोज का। तो सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, यानी कि रेस्पिरेशन का पहला स्टेप। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट क्या है सर, पाइरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या सर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास 6 कार्बन था। ग्लूकोज में कितना कार्बन था, ग्लूकोज में 6 कार्बन था, वो टूट के कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे 1 2 3, ये है एक पाइरूवेट जिसमें 3 कार्बन है, और यहाँ पे ये है 1 2 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके बनेगा पाइरूवेट, और पाइरूवेट कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। बस इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं ग्लाइकोलिसिस। देखो कितना सिंपल टर्म में यहाँ पे लिखा है, देखो पढ़ो बात। देखो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट स्टेप इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर हो जाएगा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, उसका नाम है पाइरूवेट। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 3 कार्बन हुआ, ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। यानी कि ये अगर तुम्हारे पास सेल है, ये बीच में अगर तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस, और ये जो तुम्हारा जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था वो ब्रेकडाउन होके 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं पाइरूवेट। और इसी पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और तुम्हें ये जान के हैरान होगा कि ये प्रोसेस एरोबिक एंड एनारोबिक, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ये प्रोसेस 100% होता है। और सर आपने तो बोला था कि एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन का एब्सेंट में होता है। पर ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की बात उठी ही नहीं। यहाँ पे सिंपल ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके पाइरूवेट होता है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की बात हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है, दिस स्टेप इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, उसमें ग्लूकोज पहले टूट के पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा ही होगा। ये 100% ट्रू है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन डाल देगा कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 में कन्वर्ट होता है, किस में, ओनली एरोबिक में, ओनली एनारोबिक में, बोथ एरोबिक एनारोबिक में, नॉन ऑफ दिस। चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, ग्लूकोज टूटना 100% ट्रू है। क्लियर, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ये जो पूरा डायग्राम है, देखो मैं सबसे पहले दूसरे डायग्राम पे चलता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये वाला डायग्राम तुम्हारे बुक में है, मैं पहले इसको पूरा समझाता हूँ। देखो ये जो ग्लूकोज था 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है पाइरूवेट, और इसी प्रोसेस का नाम हमने क्या लिखा है वहां पे, इसी प्रोसेस का नाम हमने वहां पे लिख दिया ग्लाइकोलिसिस। क्लियर। और ये जो पाइरूवेट है ये आगे रिएक्ट करेगा एरोबिक और एनारोबिक के हिसाब से। क्या सर, अगर ये जो पाइरूवेट है इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला तो ये टूट के बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एनर्जी। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर पाइरूवेट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। अगर पाइरूवेट को ऑक्सीजन ना मिला, लैक मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना मिला, तो वो बना देता है लैक्टिक एसिड, उसके साथ साथ बनाता है एनर्जी। और ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सबसे पहले ऑक्सीजन लैक होता है मसल सेल पे। कैसे क्या लैक होता है मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी थोड़ा याद रख लो। यहाँ पे देखो लिखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब है ऑक्सीजन है बट थोड़ा डेफिशिएंसी है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब बिल्कुल भी वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ पे, ईस्ट पे। अगर ईस्ट पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो यही पाइरूवेट ब्रेक होके इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और याद रखना, सिर्फ यही जो एनर्जी है, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, बट यहाँ पे हमेशा लो एनर्जी ही निकलता है।
क्यों? क्योंकि ये भी एनारोबिक में जाएगा और ये भी एनारोबिक में जाएगा। ये वाला प्रोसेस, सिर्फ यही प्रोसेस एक है जो कि एरोबिक में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। क्लियर बात उतना? तो यहां पे आंख बंद करके पूरा ही रिवाइज कर लो कि चाहे एरोबिक प्रोसेस हो या एनारोबिक प्रोसेस हो, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, तो चाहे आंख बंद करके एक बात इमेजिन कर लो कि चाहे एरोबिक प्रोसेस हो या एनारोबिक प्रोसेस हो। देखो ये है तुम्हारे, ये दोनों जो है ये तुम्हारे है एरोबिक प्रोसेस और यहाँ पे जो है ये है एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये है तुम्हारे एरोबिक और ये है तुम्हारे एनारोबिक। कोई भी प्रोसेस हो तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनना 100% ट्रू है, ये हमेशा होगा। देन पायरुवेट को अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल गया तो वो एरोबिक में जाएगा। अगर पायरुवेट ऑक्सीजन नहीं मिला ईस्ट सेल में तो वो इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एनारोबिक। अगर वही पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला हमारे बॉडी के मसल सेल में तो ये बना देगा लैक्टिक एसिड और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हो जाएगा एनारोबिक। क्लियर? इतना बात पूरा क्लियर है, ठीक है? अब हम पिछले वाले स्लाइड पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एटीपी। सर ये एटीपी क्या है? जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? एटीपी, ध्यान से देखो एटीपी क्या है, मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें निकलेगा क्या? उसमें निकलेगा एनर्जी। तो एनर्जी तो ऐसा नहीं कि कोई अपने हाथ में एनर्जी लाएगा दे देगा, लो भाई ये लो एनर्जी, हाथ में लाया मुट्ठी भर एनर्जी, ऐसे नहीं होगा। तो एनर्जी जो है वो कुछ कॉइन के टर्म में प्रोड्यूस होगा। कॉइन मतलब जो सिक्का नहीं भाई, एक यूनिट। जैसे कि तुम्हारे घर में यूज होता है 5 यूनिट एनर्जी, 6 यूनिट एनर्जी। जैसे कि तुम डिस्टेंस को मापते हो 1000 किलोमीटर आ गया, 15000 किलोमीटर आ गया, ठीक उसी तरह एटीपी एक फॉर्म होता है, एक छोटू सा यूनिट होता है जिसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसी यूनिट में एनर्जी निकलता है। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास पूरा निकलता है 40 यूनिट का एनर्जी, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 40 एटीपी। ठीक उसी तरह एनारोबिक में कितना निकलता है? एनारोबिक में निकलता है 2 एटीपी, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे 2 यूनिट, यानी कि वहां पे हम लोग बोल सकते हैं 2 एटीपी। समझ में आ गया कि एटीपी जो होता है वो एक एनर्जी यूनिट की तरह काम करता है। क्लियर? जो कि फ्यूल प्रोवाइड करता है सेल एक्टिविटीज को। देखो यहाँ पे लिखा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा एज कंपेयर टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर बात? और यही जो एटीपी है, जो यूनिट है, आगे ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि वेरियस एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जो सेल के अंदर होता है। क्लियर? एटीपी क्या है? एटीपी बस एक यूनिट टाइप है। क्लियर बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कैसे प्रोड्यूस होगा मसल सेल में लैक्टिक एसिड। ये जो बॉडी का जो मसल सेल है, देखो यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बंदा फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो ये जो इसका जो पूरा लेग वाला हिस्सा होगा, ठीक है, एक सेकंड में ले जा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो पूरा उसका लेग वाला जो हिस्सा होगा ये एकदम एक्टिव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये लेग में बॉल को किक कर रहा है, मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। ये बॉडी एकदम एक्टिव होगा। तो जब एक्टिव होगा तो उसके अंदर जितने भी सेल प्रोड्यूस होंगे तो वो जल्दी जल्दी एनर्जी निकालेंगे। अगर जल्दी जल्दी एनर्जी निकालेंगे तो उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो वो एनर्जी निकालेंगे ना, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे एज कंपेयर टू पूरा बॉडी पार्ट। मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे तब वो वहां पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा। क्लियर? अगर ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ किस सेल पे? मसल सेल पे, तब प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। समझ में आ गया कि जब भी कोई बंदा खेलता है, देखो यहाँ पे मसल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज। जब तुम बहुत तेजी एक्सरसाइज करते हो तो ऑक्सीजन इज लिमिटेड, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन ले लेता है सेल। तब क्या होता है? मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और यही जो लैक्टिक एसिड है ये मसल में क्रैम्प ला लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसल में क्रैम्प क्यों आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन लैक हो जाता है और ऑक्सीजन लिमिट हो जाता है। किस सेल में? स्पेसिफिकली मसल सेल में। क्लियर? और जब मसल सेल में ऑक्सीजन लिमिट होता है तब जो मसल सेल है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे लेग में क्रैम्प आ जाता है। क्लियर बात? ठीक है। और एक माइक्रोब है जिसका नाम है यीस्ट। अगर इसको ऑक्सीजन ना मिला
तो ये रेस्पिरेशन जब करेगा एनारोबिक तो ये प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है इसी को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। इथेनॉल भी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस एमसीक्यू के लिए याद कर लेना, पर ये इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि जब भी हम कोई वार करते हैं, यहाँ पे याद करना, यहाँ पे सीबीक्यू क्वेश्चन आता है कि एक बंदा खेलने गया, बहुत सारे मैचेस खेलने के बाद, लगातार 2-3 मैचेस खेलने के बाद उसके लेग में क्रैम्प आ गया ऐसा, तो वो कैप क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एक्सरसाइज किया, यानी कि जो सेल था वो सेल में ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हुआ, तो सेल से ऑक्सीजन शॉर्ट हो गया, तब सेल प्रोड्यूस किया लैक्टिक एसिड, जिसके वजह से मसल में क्रैम्प आ गया। क्लियर बात, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटू सा एक्टिविटी है, यहाँ पे देखो ये है लाइम वाटर। लाइम वाटर का सिंबल क्या है? सब लोग कमेंट में लिख के मुझे अभी बताएंगे, ठीक है। अभी बताएंगे क्या है लाइम वाटर का सिंबल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंबल है CaO। क्लियर बात। जब ये जो लाइम वाटर है, ये जो CaO है, इसमें ये ब्लो किया, और हमें पता है कि रेस्पिरेशन में हमारे पास प्रोड्यूस होता है CO2। तो जब CO2 ब्लो करेगा, सॉरी लाइम वाटर का सिंबल CaO नहीं, CaOH का होल 2, ठीक है। मैं देख रहा था कौन सही या फिर कौन गलत है, CaOH का होल 2, ठीक है। जब ये CaOH का होल 2 में CO2 मिक्स होता है, तब ये प्रोड्यूस करता है CaCO3, जिसका कलर होता है क्या? जिसका कलर होता है मिल्की व्हाइट, ठीक है। ये चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन में तुम लोग पढ़े होंगे। तो ये रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्टिविटी से, कि यहाँ पे लाइम वाटर था, एक बंदे ने फूंक मारी, तो वो लाइम वाटर व्हाइट क्यों हो गया? क्यों? ऐसा नहीं कि इसका रीजन, बहुत बच्चे ये लिखते हैं कि ये जो CaOH का होल 2 है, ये CO2 से रिएक्ट करेगा तब CaCO3 बनेगा। इस रिएक्शन क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये एक्टिविटी हम लोग क्यों करते हैं और ये एक्टिविटी से हमको क्या सीख मिली, ठीक है। कुछ बच्चे लिखते हैं कि हमें सीख मिली कि CaOH का होल 2 जब CO2 में मिलता है तो CaCO3 बनाता है। नहीं, CaOH का होल 2 CO2 से मिक्स होकर CaCO3 तो बनाता है, ये तो साइंटिस्ट को भी पता है। ये एक्टिविटी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम ब्लो आउट करते हैं, हमारे बॉडी से CO2 निकलता है। CO2 अगर ना निकला होता तो क्या यहाँ पे CaCO3 मिल्की व्हाइट कलर होता? नहीं, हमारे बॉडी से CO2 निकला तभी जाके यहाँ पे ये मिल्की व्हाइट कलर हुआ। क्लियर बात, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा है बुक पे। देखो यहाँ पे लिखा है ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू यूज मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ATP है, ये ADP के साथ कुछ फॉस्फेट मिलके ATP बनाता है। सर ये ADP क्या है? ADP जो तुम्हारा ट्राइफॉस्फेट था, यहाँ पे ये डाइफॉस्फेट हो जाएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस हमने पढ़ा था वो क्या होता है कि ATP टू ड्राइव द रिएक्शन व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल मोल इज रिलीज्ड। थिंक हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। ये मच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना तक इंपॉर्टेंट था। मतलब ये जो ATP है, आपने तो सर बताया ये एक टाइप का यूनिट है जी, यूनिट है। जब यही ATP जाके बॉडी में आगे ब्रेक होगा फॉर फर्दर प्रोसेस, तो ये कितना एनर्जी निकालेगा? ये निकालेगा 30.5 किलोजूल एनर्जी, जो कि यहाँ पे लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोड्यूस हो गया ATP के फॉर्म में रेस्पिरेशन में। ये ATP जब आगे बॉडी में यूज होगा तब उसमें से एक ATP से 30.5 किलोजूल एनर्जी निकलेगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। और ATP कैसे बनता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट मिलता है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट मतलब यहाँ पे 2 P है, अगर हम एक P और मिला दे तो ये ट्राइफॉस्फेट हो गया ना। इसी तरह याद रखो, एडिनोसाइन सपोज कुछ मटेरियल जो फिक्स है उसके पास 2 P था, मतलब डाइफॉस्फेट था, उसमें एक और P हमने ऐड कर लिया, ये तीनों फॉस्फेट मिल गया तो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट हो गया। क्लियर बात, ठीक है। देखो नेक्स्ट बुक में कुछ लिखा है पॉइंट्स, इसको ध्यान से देखो। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो सफिशिएंट इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का। क्लियर। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर ऑल सेल्स वाटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। यहाँ से पढ़ना तुम्हारे बुक में। ये जो पैराग्राफ है ये तुम्हारे मैंने बुक से उठाया, ठीक है।
क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। जब नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तब क्या होता है, तब जो CO2 है ये बॉडी निकालता है बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। डे के टाइम में जो CO2 जनरेट हुआ वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया, इसीलिए प्लांट CO2 रिलीज नहीं करता और ऑक्सीजन रिलीज करता है एज ए मेजर इवेंट दिस टाइम। पर रात में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसीलिए जो CO2 रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुआ वही CO2 ये बाहर निकाल देता है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि प्लांट दिन में ऑक्सीजन इनटेक करता है, CO2 बाहर निकलता है, जबकि रात में O2 अंदर लेता है और CO2 बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। जो CO2 रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुआ वही CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया, तो CO2 निकलेगा क्यों? और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में निकला वो बाहर चला जाएगा, जबकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्लियर? पर रेस्पिरेशन तो जरूर होता है और रेस्पिरेशन के लिए हमें जरूरी है ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन प्लांट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा और रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 प्रोड्यूस होगा ये बाहर छोड़ देगा। क्लियर बात? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जो हाँ यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो जो एक्वाटिक एनिमल है जो वाटर पे रहते हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं डिजोल्व फॉर्म इन द वाटर। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है क्या, फिश। फिश जो है वो अपने गिल्स के हेल्प से क्या करता है, पानी लेता है और गिल से वो ऑक्सीजन छान लेता है बॉडी में यूज करके, फिर वो पानी बाहर छोड़ देता है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है मतलब लैंड पे रहने वाले, उनका ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से। कैसे ले सकते हैं हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक एक्वेरियम में, यहाँ पे सीधा मैं सिंपल लाइन में बोल देता हूँ, एक एक्वेरियम में जो फिश होता है वो बार बार अपना माउथ ओपन एंड क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नेक्स्ट में मैंने आंसर ऐड कर दिया। देखो ये जो प्यारी सी मछली ये अपना माउथ खुला कर रहा है फिर बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो माउथ खुलेगा तो वो वाटर लेगा अपने माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ के अंदर वाटर। देखो यहाँ पे लिखा है, फिश ओपन इट्स माउथ, दिस क्रिएट ए वैक्यूम दैट ड्रॉज वाटर इनटू द माउथ। तो वो माउथ के अंदर वाटर ले लेगा, सारा वाटर अपने माउथ के अंदर ले लेगा। फिर जो गिल है वो गिल से वाटर से क्या करेगा, ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बचा कुचा वाटर होगा वो अपने मुंह से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तुम्हारे बुक में है तो मैं बोल दिया। और यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे शायद यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम यू ब्रेथ इन एंड आउट इन ए मिनट। तो जो फिश जो अपना मुंह खुला बंद करती है उसको अपने ब्रीदिंग के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो फिश है वो 60 to 100 टाइम करता है, जबकि एक ह्यूमन बीइंग 10 से 12 टाइम करता है एक मिनट में। क्लियर बात है? ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। बहुत ईजी है, अभी से बाकी 10 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो चाहे बड़ा हो कोई मतलब नहीं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा। ये जब जितने भी मैं बोल रहा हूँ नोट करने की जरूरत नहीं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तुम लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं कमेंट पे डाल दूंगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो शुभ्र एकेडमी सर्च कर लेना, शुभ्र एकेडमी सर्च कर लेना जाके टेलीग्राम में, तो आ जाएगा। सर्च करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमको डाल दूंगा ये कमेंट सेक्शन में। क्लियर बात? ठीक है, ओके। देन देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन बीइंग के अंदर जब भी एयर एंट्री होता है तो वो एंट्री होता है नोस्ट्रिल के हेल्प से। किससे हेल्प से? नोस्ट्रिल की हेल्प पे। और वहां पे छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सॉरी छोटे छोटे वहां पे फाइन हेयर्स होता है जो कि क्या करता है, एयर को फिल्टर आउट कर देता है। क्यों? क्योंकि एयर में बहुत सारे डस्ट प्रेजेंट हो गए, कुछ अदर इम्प्योरिटीज होगा। क्लियर बात? तो एयर में जितने भी सारे डस्ट है, जितने भी इम्प्योरिटीज है, उसको फिल्टर आउट कौन करता है? जो छोटे छोटे हेयर जो कि नोस्ट्रिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नोस्ट्रिल के बाद एयर जाता है फेरिंग्स में। देखो यहाँ से एयर एंट्री किया और यहाँ पे गया फेरिंग्स में, देन उसके बाद यहाँ पे लैरिंग्स पे, देन उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिया पे। क्लियर बात? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से जाएगा, पहले फेरिंग्स उसके बाद लैरिंग्स, या फिर पहले लैरिंग्स उसके बाद फेरिंग्स, या फिर पहले नोस्ट्रिल उसके बाद लैरिंग्स, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है तुम्हें।
ठीक है, याद रखना, सबसे पहले नोस्ट्रिल, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स। ठीक है, और ये जो लैरिंग्स है, ये जो ट्रैकिया, यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है ना, ये सी शेप रिंग में कवर है। देखो यहाँ पे सी शेप रिंग क्या होता है, देखो ये यहाँ पे ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रिंग्स है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे रिंग्स है। ठीक है, ये रिंग क्या करता है, यहाँ पे देखो लिखा है, क्या करेगा ये रिंग, सी शेप रिंग कार्टिलेज प्रिवेंटिंग द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट। अगर इसके अंदर एयर नहीं होगा तो ये कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। देखो सी शेप कार्टिलेज वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं इसको डीप से पढ़ा रहा हूँ कि जो ट्रैकिया है उसमें कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो जब एयर ना हो उसमें, वो उसको कोलैप्स करने से बचाता है, ताकि ट्रैकिया इजीली कोलैप्स ना हो पाए। क्लियर, यहाँ पे जब भी एयर पास होगा तो ठीक है, जब यहाँ पे एयर नहीं हो जाएगा तो ये जो विंड पाइप है पूरा ऐसे सिकट ना जाए, ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम सिकट ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्लियर, यहाँ पे देखो इनहेल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, तुम्हें तो पता होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इनहेल में क्या होता है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होता है। यहाँ पे पिक्चर पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो पिक्चर है इसको जरा गौर करो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा डायफ्राम, ये जो लॉन्ग्स के नीचे है, यहाँ पे ये है डायफ्राम। जब तुम इनहेल करते हो, इनहेल यानी कि बॉडी के अंदर जब जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमें। ठीक बात है कि नहीं, यहाँ पे ये जो पार्ट है पूरा, ये ऑक्सीजन से फिलअप होगा, मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा चाहिए तो ये स्पेस ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो जब ये एयर एंट्री करेगा तो डायफ्राम नीचे आएगा और ये चेस्ट बाहर फूल जाएगी, ताकि इसके अंदर जो कैविटी होगा ये बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम नीचे आ रहा है, चेस्ट कैविटी बाहर आ रहे हैं, ताकि ये जो छोटा सा प्लेस है ये एकदम बड़ा हो जाए, ऐसे करके बहुत बड़ा हो जाए, एयर अंदर आ गया। एक्सेल में उसका उल्टा, एक्सेल में अगर ऐसा एक बैलून है तो इसको अगर हम चारों तरफ से प्रेशर देंगे तब जाके इसमें से एयर निकलेगा, यानी कि इसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है। डायफ्राम ऊपर जाएगा, प्रेस करेगा, साइड से रिबकेज भी ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, तो ये जो एरिया है ये इतना कंप्रेस होगा कि एयर बॉडी से बाहर निकल जाएगा ऐसे। क्लियर बात, इनहेल एक्सेल। तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि इनहेल में डायफ्राम क्या होता है, इनहेल में क्या होता है कि जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और इनहेल के टाइम चेस्ट में जो कैविटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैविटी मतलब ये जो स्पेस मैंने बताया, यहाँ पे जो चेस्ट का स्पेस है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। डायफ्राम नीचे आ गया, चेस्ट कैविटी बाहर हो गए, अंदर का बहुत स्पेस बढ़ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी। क्लियर बात। और रिबकेज क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है रिबकेज आउटर एंड अपवर्ड, रिबकेज बाहर आ जाते हैं, ऊपर उठ जाता है। मन में याद करके देखो, ये था तुम्हारा छोटा सा बॉक्स, ये था तुम्हारा छोटा सा बॉक्स, ऐसा क्या हो जाएगा कि बॉक्स बड़ा हो जाए। मैं अगर ये साइड को बाहर ले आता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, तो ये बड़ा बन जाएगा। वही होता है, ये होता है तुम्हारा डायफ्राम नीचे आ गया, ये रिबकेज खुल गया और अपवर्ड मूवमेंट हो गया, जो कि ये बड़ा हो गया। और छोटा कैसे हो जाएगा, और छोटा कैसे, ये तो बड़ा बॉक्स है, छोटा कैसे हो जाएगा, इसको हम अंदर से प्रेस कर लेंगे, इसको एकदम भीतर प्रेस कर लेंगे, इसको नीचे कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा है रिबकेज इनवर्ड हो जाता है। ठीक है, जो डायफ्राम है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर बात, क्लियर, ओके। देन देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, देन लिखा है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल आरबीसी हैज ए हाई एफिनिटी टू बोथ ऑक्सीजन एंड CO2. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन इन द प्लाज्मा विथ सम डिसॉल्व और बाउंडेड हीमोग्लोबिन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में। क्लियर, यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा रेड ब्लड सेल और ये है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो पूरा ये है ब्लड वेसल, यहाँ पे जितने भी सारे रेड ब्लड सेल यहाँ पे पास कर रहे हैं वो एकदम ऑक्सीजन को ऐसे 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 करके कैरी करके ले रहे हैं। क्लियर। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इंक्लूडिंग द ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स इज लाइंड विद द स्मॉल हेयर लाइक सिलिया दैट हेल्प टू रिमूव जर्म एंड डस्ट फ्रॉम द इनहेल एयर। यहाँ पे छोटा छोटा हेयर प्रेजेंट होता है, अगर ये हेयर डस्ट को ना रोक पाया, अंदर बॉडी के अंदर भी कुछ हेयर होता है जिसका नाम होता है सिलिया, और ये जो भी डस्ट पार्टिकल अंदर ऐसे चले जाएंगे यहाँ से,
हेयर होते हुए भी उसको बाद में प्यूरिफाई कर देंगे अंदर वाला जो सिलिया प्रेजेंट होता है। क्लियर इतना? ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट देखो, इतना तक हमारा पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, बाकी जो अल्वियोली वाला पार्ट है, अल्वियोली वाला पार्ट है वो हमारा मेनली आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। कहाँ पे आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा पार्ट नंबर 3। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इस वीडियो में जो मैंने छोड़ा है, कोई भी ऐसा पॉइंट। ठीक है, तुम्हारे बुक से लेके पेज लेके पूरा जितना भी सारा है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर जरूर करना और एक लाइक भी जरूर कर देना और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो नोट्स है जितने ही मैं सारे लिख रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के लिंक में मिलेंगे और इस जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर बात? तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में ही हम लोग अल्वियोली का डिस्कस करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहो।